नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के बारे में डिटेल रिव्यू एंड एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, मिड कैप की कैटेगरी में देखेंगे वैसे तो बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एचडीएफसी का, ठीक है, तो आप देखेंगे मिड कैप की कैटेगरी में ये भी बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा आप मोतीलाल ओसवाल की बात कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। तो ये सभी मिड कैप कैटेगरी के ऑलरेडी टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम में आते हैं। लेकिन अगर मैं इन्वेस्को इंडिया की बात करूँ तो ये भी आपको हमेशा टॉप 4 या फिर मैं अगर टॉप 5 सब फंड सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें ज़रूर इसका नाम आता है। तो यह फंड बाकी अदर फंड से किस तरह बेहतर है और क्या इसमें चैलेंजेस हैं, यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और यहाँ पे जो डेटा लिखा है इसे देखकर आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी डेटा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो क्वार्टर 1 इस साल के क्वार्टर 1 तक का है, ठीक है? मैं क्वार्टरली बेसिस पे डेटा एनालिसिस करता हूँ, मंथली या फिर डेली बेसिस पे नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर फंड को समय देना चाहिए ताकि हम डेटा अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकें। तो अगर मैं इस फंड की बात करता हूँ तो 2007 में यह फंड लॉन्च हुआ था। मतलब कि इस फंड को अभी 18 साल हो चुके हैं और इन 18 साल में आप देखेंगे इसका जो एयूएम है 8,510 करोड़ हो चुका है। हालाँकि ये आप देखेंगे जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है या फिर मैं कहूँ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है उससे काफ़ी कम है। इनफैक्ट एचडीएफसी एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का इससे 4 गुना ज़्यादा एयूएम है। तो कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे डाउट लगता है कि 18 साल में अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का एयूएम केवल 8,510 करोड़ तक ही पहुँचा है तो इन्वेस्टर उतना ज़्यादा इस पे बिलीव नहीं करते हैं। हालाँकि अदर चीज़ें जैसे कि रिटर्न या फिर रिस्क एडजस्टमेंट रेशियो इस फंड का काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग इस फंड से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं हैं। जबकि एचडीएफसी की बात करूँ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करूँ या मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एयूएम देखने को मिलता है। हालाँकि इतना एयूएम कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, तो एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल और निप्पॉन इंडिया से ये कम ही है। इसके अलावा आते हैं जो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है समझने के लिए, वो होता है उसका इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी को समझ जाते हैं, तो यकीन मानिए आप अनुमान लगा सकते हैं 60% या 70% कि आने वाले कुछ साल में वह फंड किस तरह परफ़ॉर्म करेगा, कैसा उसका रिटर्न होगा। तो अगर मैं डिटेल में बात करूँ इस फंड के इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी को, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे दिखता है इसमें कि इसका जो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी का फ़ोकस है वो 2 चीज़ों पे इन्वेस्ट निर्भर करता है कि ऐसे स्टॉक को इंक्लूड किया जाए पोर्टफ़ोलियो में जिसमें क्वालिटी एंड ग्रोथ दोनों शामिल हो। मतलब क्वालिटी वाइज़ फंडामेंटल जो पैरामीटर होते हैं उस पे बहुत अच्छे हों और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो फ्यूचर में। देखिए मिड कैप की कैटेगरी में जितने भी फंड होते हैं कई तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं स्मॉल से मिड कैप में जाते हैं, ठीक है? कुछ मिड कैप से लार्ज कैप में जाते हैं, ठीक है? तो ये उनका ग्रोथ प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक को शामिल किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल हो कि वो मिड कैप की कैटेगरी से लार्ज कैप में आने वाले भविष्य में अपने आप को तब्दील कर सकें। तो यहाँ पे ये मुझे प्लस पॉइंट इस फंड के बारे में दिखता है। इसके अलावा अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूँ तो इसका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है। हालाँकि इसके ड्रॉबैक भी होते हैं लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। अगर किसी फंड में जैसे कि उसका पोर्टफोलियो कॉन्सन्ट्रेटेड है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 40 टू 60 स्टॉक जनरली इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। अगर मैं टॉप 10 की बात करता हूँ तो 42% लगभग अभी प्रेज़ेंट टाइम में एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ़ 10 स्टॉक का। यानी इस फंड में जो टॉप 10 स्टॉक है वो 40% से ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठे हैं। हालाँकि ड्रॉबैक के बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड है कॉन्सन्ट्रेटेड है तो यह साफ-साफ बताता है कि जो फंड मैनेजर है या फिर पर्टिकुलर फंड है वो अपनी आइडिया को, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी को लेकर हाईली कन्विक्शन है। मतलब कि जो भी स्टॉक को खरीदेगा, ठीक है, उसको होल्ड करेगा लंबे समय तक एंड उसे आशा रहती है कि अच्छा वो रिटर्न निकाल के देगा। एंड लास्ट में इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में हम बात कर लेते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन बैलेंस है, इसको समझने के लिए आपको पीई रेशियो इसका देखना होगा। पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो इसका जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 टू 20 टू
ग्रेटर देन 60 के बीच में रहता है। जनरली यही इस फंड का पीई रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक को शामिल किया गया है, जहाँ पे हाई एंड लो वैल्यूएशन दोनों हो। मतलब कुछ स्टॉक आपको हाई वैल्यूएशन वाले भी दिखेंगे, कुछ लो वैल्यूएशन वाले भी दिखेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें साफ-साफ इंडिकेट करती है कि रिस्क को कम किया जाना है और ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसी स्ट्रैटेजी पे ये पूरा जो फंड है वो काम कर रहा है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस फंड का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड फिलॉसफी कैसा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, इस फंड के बारे में जानते हैं इसके रिटर्न से, ठीक है। तो रिटर्न कंपेयर करने के लिए हमने इस फंड का नाम लिया है, ठीक है। मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ मैंने बेंचमार्क लिया है और बेंचमार्क आप देखेंगे तो मिड कैप 150 टीआरआई है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक और कंपैरिज़न के लिया है, वो है निफ्टी 50 टीआरआई। मैंने ये क्यों लिया है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर फर्स्ट ईयर का आप रिटर्न देखोगे, तो बेंचमार्क ने केवल 3.96% का रिटर्न बनाया है, जबकि इस फंड ने बहुत शानदार आउट परफ़ॉर्म किया है 17% के आसपास। वहीं निफ्टी 50 का देखेंगे केवल 7.49%। 3 ईयर का रिटर्न आप देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 33% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है, जबकि बेंचमार्क ने 29% के आसपास दिया है। 5 ईयर का रिटर्न 31%, बेंचमार्क ने भी लगभग 31% बनाया है। एंड लास्ट 10 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बेंचमार्क एंड इस फंड ने 18% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, तब से इसका रिटर्न देखेंगे तो 17% के आसपास दिखेगा, जबकि बेंचमार्क का 15% के आसपास देखने को मिल रहा है। साइड वाइज़ आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने भी कितना रिटर्न बना के दिया है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 मैंने क्यों लिया है, चलिए मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन-सा होता है? भाई इंडिया की जो टॉप 100 या टॉप 50 कंपनी होती हैं, यहाँ पे अमूमन आप देखोगे तो आपको जो रिटर्न है वो 12% लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रिस्क सबसे कम रहता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर आप म्यूचुअल फंड में सबसे सेफ जगह भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो भी आपको 12% तक रिटर्न मिल जाता है, बिना रिस्क लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़ीरो रिस्क होता है। ज़ीरो नहीं कहूँगा, लेकिन नेग्लिजिबल रिस्क होता है। तो कम से कम रिस्क लेते हुए भी आप 12% तक रिटर्न बना ले रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा और आप लॉन्ग टर्म में एफर्ट मारते हो, रिस्क लेते हो, तो यह रिटर्न आपका इंक्रीज़ होके 16, 17, 18% तक हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, ताकि एक तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकें कि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या रिटर्न रहता है एंड मिड कैप में क्या रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, देखिए जब भी मैं मिड कैप की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो 15% के आसपास रखिएगा और बढ़िया फंड्स चुनिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अगर अच्छा फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो डेफ़िनेटली आपको इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशन 15% के आसपास रखिएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती हैं। बेंचमार्क आपको 15% के आसपास दिख रहा है, लेकिन इस फंड ने उसको आउट परफ़ॉर्म किया है एंड 17% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के आधार पे कह सकता हूँ कि यह फंड काफ़ी अच्छा है। इवन एचडीएफसी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका जो रिटर्न है एचडीएफसी से ज़्यादा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के लगभग बराबर है। एंड मोतीलाल ओसवाल के भी लगभग बराबर ही है। तो रिटर्न में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा ये रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं जो रिस्क पैरामीटर होते हैं, उसके हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इस फंड का चेक किया है, जैसे कि शार्प रेशियो आप देख सकते हो, अल्फ़ा देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड सॉर्टिनो है। वन बाय वन मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैं शार्प रेशियो की बात करता हूँ, इस फंड का जो शार्प रेशियो है 1.26 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का आप शार्प देखेंगे तो 0.84 देखने को मिलेगा, जो कि साफ-साफ बता रहा है कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, काफ़ी एक्सीलेंट है। मतलब ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दिखाता है एंड जो रिटर्न निकाल के देता है, कम रिस्क लेकर देता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी-सी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी क्यों है, आगे मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्यों इसमें थोड़ी-सी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 16% के आसपास दिखेगा, जबकि कैटेगरी एवरेज का आप देखेंगे तो 15.45% है। तो वोलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो आपको ये जो वोलेटिलिटी है वो डिक्रीज़ होता हुआ, मिटिगेट होता हुआ दिखाई देगा। सॉर्टिनो की अगर बात करें तो 1.261 इसका सॉर्टिनो है, जबकि कैटेगरी का सॉर्टिनो देखेंगे 1.45 है, जो कि साफ-साफ बता रहा है कि यहाँ पे जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है, वो काफ़ी तगड़ा है। मतलब अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, डाउन साइड देखने को मिलता है, तो ये फंड उतना ज़्यादा नहीं गिरता है बाकी अदर
फंड की तुलना में। एंड ऑफ कोर्स अल्फ़ा देखेंगे तो वो हमेशा अच्छा ही रहा है। इसने अपने ज़्यादातर समय में अपने जो बेंचमार्क है एंड कैटेगरी एवरेज है उसको आउट परफ़ॉर्म किया है, उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो रिस्क पैरामीटर के हिसाब से भी बात करें तो काफ़ी अच्छा ये म्यूचुअल फंड स्कीम है। रिटर्न के आधार पे तो हमने देख ही लिया, रिस्क के आधार पे भी अच्छा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लास्ट में अगर देखते हैं मार्केट कंपोज़िशन, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलेगी। एज़ पर सेबी रूल आप सभी लोगों को पता है कि कम से कम 65% एलोकेशन एक पर्टिकुलर कैटेगरी में होना चाहिए, जिस कैटेगरी में जो फंड लॉन्च हो रहा है या फिर रजिस्टर्ड है। तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पे मिनिमम 65% तो एलोकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे है। स्मॉल कैप में आप देखेंगे लगभग 20% के आसपास एलोकेशन है। तो यहाँ पे जो मैं वोलेटिलिटी एंड फ्लक्चुएशन की बात कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा-सा वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है? जो कि लॉन्ग टर्म में मिटिगेट हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो लगभग 15% एक्सपोज़र आपको यहाँ पे लार्ज कैप में भी देखने को मिलेगा। तो लार्ज कैप रखने से क्या प्रभाव पड़ता है कि जो यहाँ पे आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन दिख रहा है, कहीं न कहीं जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो गिरावट वाली मार्केट में भी ये उतना नहीं गिर रहा है। रिटर्न आप देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि 1 ईयर में जो रिटर्न है निफ्टी 50 है, मतलब इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, 7.49% बनाया है, जबकि इस फंड ने 17% बनाया है और प्योरली मिड कैप फंड ने केवल 3.9% बनाया है। तो ये जो रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसमें कहीं न कहीं आपको जो लार्ज कैप फंड्स हैं, उसका प्रभाव दिख रहा है। इसी वजह से यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट में देखूँ तो कुछ 0.77% कैश या फिर अदर लिक्विड फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ मार्केट कंपोज़िशन के हिसाब से तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 65% मिड कैप में है, ठीक है? डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए आप लार्ज कैप कह सकते हो एंड ग्रोथ के लिए, हाई ग्रोथ के लिए यहाँ पे स्मॉल कैप मौजूद ही है। तो ओवरऑल काफ़ी डाइवर्सिफ़िकेशन है एंड मिक्स यहाँ पे पोर्टफ़ोलियो हमें देखने को मिल रहा है। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसके लिए यह म्यूचुअल फंड स्कीम है। नो डाउट एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन इंडिया ये सभी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टको इंडिया में भी करना चाहें तो काफ़ी बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम है। बेझिझक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पहले मैं बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको जब भी करना है लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ठीक है? थोड़ा-सा अगर कोई रिस्क लेने की क्षमता रखता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा, तो इस फंड में डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।